कुछ हमारे रिकॉर्डिंग में कुछ इशू हो गया था, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि हम चर्चा कर रहे थे कि जो चैप्टर नंबर 8 है उसमें हम सूक्ष्म जीवाणु का जो है उपयोग करेंगे। चलिए इसको हम लोग इरेज कर देते पूरा। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो चैप्टर नंबर 8 है, ठीक है, जिसमें लिखा है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवाणु, जो माइक्रोब्स माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यानी कि सूक्ष्म जीवाणुओं का मानव कल्याण में उपयोग। तो खाद्य पदार्थों के निर्माण में भी जो है सूक्ष्म जीवाणुओं का बहुत बड़ा उपयोग होता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं, अधिकतर कुछ खाद्य पदार्थ जो कि केवल सूक्ष्म जीवाणुओं की उपस्थिति में बनती है। आप लोगों ने कुछ खाद्य पदार्थों के नाम सुने होंगे, जैसे कि दही है। इसके अलावा जो है आप लोगों ने सुना होगा कि खमन होता है, ढोकला होता है, डोसा होता है, इडली होती है, जलेबी होती है। जितने भी ये खाद्य पदार्थ होते हैं स्पॉन्जी, ये किसके कारण होते हैं? सूक्ष्म जीवाणु के कारण। इसके अलावा जो कहना चाहिए कि बेकरी उद्योग होते हैं, ठीक है। बेकरी उद्योग में भी क्या होता है कि जैसे कि डबल रोटी होती है। डबल रोटी बनाने में भी क्या होता है कि सूक्ष्म जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है। अब वो कौन सा सूक्ष्म जीवाणु का उपयोग किया जाता है हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सेक्रोमाइसिस सेरेविसी जो जो सामान्यतः ही ईस्ट कहलाता है, उसका उपयोग करते हैं। औद्योगिक उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन का मतलब होता है उद्योग से संबंधित ऐसा कौन सा उत्पादन है जिसमें सूक्ष्म जीवाणु का उपयोग किया जाता है। तो आप लोगों को पता होगा कि जहां पर शक्कर कारखाना आपने देखा होगा, ठीक है। अब जो शक्कर कारखाना है जिसमें शक्कर बनती है, तो शक्कर बनती है जो गन्ना होता है, गन्ने के जूस से। गन्ने का जो जूस होता है उसको सड़ाया जाता है, उसका किण्वन किया जाता है, ठीक है। किण्वन किया जाता है, उसका फर्मेंटेशन किया जाता है। अब ये किण्वन की जो प्रोसेस की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? सूक्ष्म जीवाणु के द्वारा। किसके द्वारा? सूक्ष्म जीवाणु के द्वारा। तो सूक्ष्म जीवाणु के द्वारा ही जब तक के गन्ने के रस का किण्वन ना हो, उसके बाद में शक्कर नहीं बनती है। तो शक्कर में किया जाता है। इसके अलावा आप लोगों को पता होगा कि विभिन्न प्रकार की जो दवाइयाँ बनती हैं, ठीक है। दवाइयों में जैसे हम लोग बात कर सकते हैं एंटीबायोटिक। कौन सी? एंटीबायोटिक। अब एंटीबायोटिक किससे बनाई जाती है? तो सूक्ष्म जीवाणु से बनाई जाती है ना। कवकों से बनाई जाती है। तो ये हो जाता है कि एंटीबायोटिक उत्पादन में। इसके अलावा जो है आप लोगों ने देखा होगा कि जो प्रोटीन्स होते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, उसमें भी जो है सूक्ष्म जीवाणु का हम लोग उपयोग करते हैं। वाहित मल उपचार के अंदर जो वाटर ट्रीटमेंट होता है उसमें भी सूक्ष्म जीवाणुओं का उपयोग करते हैं ना। ऊर्जा उत्पादन में सूक्ष्म जीवाणु का। अब ऊर्जा उत्पादन में सूक्ष्म जीवाणुओं का उपयोग कैसे करते हैं? तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा या पढ़ा भी होगा छोटी कक्षाओं में, और गांव में आपने देखा होगा कि जिन लोगों के यहाँ पर जो पशुपालक होते हैं, जिनके यहाँ पशु होते हैं, वो क्या करते हैं कि उनके घरों में जो पशु पलते हैं, उनसे जो निकलने वाला जो गोबर होता है, उनसे जो निकलने वाला गोबर होता है, हम यहाँ पर देखिए कि ये जैसे गोबर मान लीजिए, तो वो क्या करते हैं उस गोबर को क्या कर लेते हैं कि एक गड्ढे में क्या करते हैं, एकत्रित कर लेते हैं। एकत्रित का मतलब होता है जमा कर लेते हैं, ठीक है। और इसको जो नाम दिया जाता है उसको नाम दिया जाता है बायोगैस संयंत्र। बायोगैस संयंत्र। अब ये बायोगैस संयंत्र में क्या होता है कि जो गोबर में उपस्थित जो मिथेनोजन हेनोजन मिथेनोजन जो बैक्टीरिया होते हैं, ये क्या करते हैं, गैस बनाने का काम करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं मीथेन, ठीक है। और ये जो मीथेन गैस होती है,
इसको एज अ हम ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं, ईंधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं हम लोग इसको। तो अब जो ईंधन मिल रहा है ये हमारे लिए क्या है, एनर्जी तो है, एनर्जी मतलब ऊर्जा ही तो है। तो बताइए कि सूक्ष्म जीवाणु का जो उपयोग है क्या ऊर्जा उत्पादन में होता है, तो हाँ होता है, बिल्कुल होता है। इसके अलावा हम बात करें कि जैव उर्वरक के रूप में हम लोगों को देखना है, तो कई सूक्ष्म जीवाणुओं के उपयोग से हम लोग क्या करते हैं कि जैव उर्वरक बनाते हैं, जो बायो फर्टिलाइजर बनाते हैं, और इससे हम लोग जो है जो कीट होते हैं उनको भी कंट्रोल करते हैं। तो ये जो चैप्टर होते हैं ये दोनों काफी छोटे हैं और काफी अच्छे पढ़ने में। ये आपको 14 मार्क्स देते हैं। इनके ऊपर आप लोगों को समझने में भी ज्यादा समस्या नहीं होती, क्योंकि ये जितनी भी जो चीजें हैं, जितनी भी बीमारियां, टीके, कैंसर, एचआईवी, ये सारी चीजें क्या होती है कि आप दैनिक जीवन में सुनते हो, आपके मतलब माइंड में इनसे संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, इस वजह से ये आपको आसानी से समझ में आती है। इसके बाद जो बात होती है वो होती है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो यूनिट है, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 है। ये यूनिट 10 मार्क्स की अप्रोक्स मानी जा सकती है। अब बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी आपको 12th में दिया हुआ है। बायोटेक्नोलॉजी में अपने आप में क्या होता है कि एक कहना चाहिए कि आपका एक पूरा सिलेबस बायोटेक्नोलॉजी में आ जाए। तो हम अगर बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे तो बायोटेक्नोलॉजी जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि किसी जीव का उपयोग करके और उसको टेक्नोलॉजी के साथ में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बायो यानी कि जीव प्लस टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीकी, है ना। इसी से बना है जैव प्रौद्योगिकी। अब जैव प्रौद्योगिकी जो है वो किस तरीके का, दो तरीके का, एक हमारे पास में है ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी और एक है मॉडर्न। मॉडर्न बायोटेक और ओल्ड बायोटेक। अब ओल्ड बायोटेक में क्या हो रहा था कि जैसे कोई हम लोगों को बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, मतलब किसी जीवित जीव का उपयोग करके, उसको टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम लोग उसको ऐसा उन्नत बना सकते हैं या उसका अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में क्या हो रहा था कि ट्रेडिशनल तरीके से, जो ट्रेडिशनल तरीका यानी कि परंपरागत तरीका, परंपरागत तरीके से क्या हो रहा था, सूक्ष्म जीवाणुओं का उपयोग किया जा रहा था, जीव का उपयोग। जैसे कि कभी हम लोगों को दही बनाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो दूध का बर्तन होता है, इसमें क्या करते हैं कि थोड़ी सी दही की मात्रा को बस डाल देते हैं, क्योंकि हमको पता है कि दही के अंदर जो है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं, और ये यहाँ पर अपनी वृद्धि करेंगे, और ये जो दूध में उपस्थित जो प्रोटीन होता है, ठीक है, इस प्रोटीन को क्या कर देंगे कि गाढ़ा कर देंगे, जिससे कि क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये कर्ड बन जाएगा यानी कि दही बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया परंपरागत तरीका बायोटेक्नोलॉजी का। और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है कि डीएनए पुनर्योगस तकनीक, आरडीएनए तकनीक का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आरडीएनए तकनीक क्या होती है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए होते हैं, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं कि दो अलग अलग दो अलग जीव के क्या करते हैं हम लोग, डीएनए लेते हैं, उन दोनों को मिला करके एक ऐसा डीएनए बनाते हैं जिसमें क्या होते हैं, कुछ विशेष गुण पाए जाते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, आरडीएनए कहते हैं, है ना। तो आरडीएनए तकनीक का हम लोग इस्तेमाल करके जो है उत्पादन को बढ़ाते हैं। और आरडीएनए तकनीक से ही हम लोग जैसे इंसुलिन, मानव में सबसे ज्यादा समस्या होती है शुगर की, जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, तो इंसुलिन हमारे शरीर में ही बनता है। लैंगरहैंस की जो कोशिकाएं होती है उनमें इंसुलिन का निर्माण होता है, लेकिन किसी कारणवश अगर इंसुलिन बनना बंद हो जाता है,
पेनक्रियाज में। तो क्या होता है कि बाहर से इंसुलिन को इंजेक्ट कराया जाता है बॉडी के अंदर। तो वो जो इंसुलिन आ रहा है वो किसके द्वारा आ रहा है? तो हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा, आरडीएनए तकनीक के द्वारा ही जो है बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इंसुलिन का निर्माण किया। इसमें हम विभिन्न प्रकार के सिद्धांत पढ़ेंगे। सिद्धांत का मतलब बायोटेक्नोलॉजी का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, तो इसमें हम जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, इसमें हम आरडीएनए तकनीक पढ़ेंगे, इसी में हम जो है पीसीआर तकनीक पढ़ेंगे, इसी में हम लोग जो है विभिन्न प्रकार के एंजाइम पढ़ेंगे, इसी में हम सारे लोग जो है डीएनए को काटने की विधि पढ़ेंगे, इसी में हम लोग डीएनए को जोड़ना बताएंगे, है ना। डीएनए को जोड़ना कैसे होता है, डीएनए को काटना कैसे होता है ना, नया डीएनए कैसे बनता है, उसको कैसे दो एक जीव के अंदर ट्रांसफर किया जाता है और कैसे उसका प्रोडक्शन बढ़ाया जाता है, ये सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, है ना। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जब डीएनए कटता है या हाँ डीएनए हमको प्राप्त करना होता है, तो डीएनए को काटने के बाद में पृथक्करण करते हैं, तो हम यहाँ पर एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि का भी इस्तेमाल करते हैं। तो आपके सिलेबस में जब आप बुक्स पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर में आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि भी करना है। तो ये सारे प्रिंसिपल जो है हम इस चैप्टर में पढ़ लेते हैं, और जो नेक्स्ट चैप्टर होता है बायोटेक्नोलॉजी का, हम अगले चैप्टर में उसके यूज पढ़ते हैं। पहले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, उसके सारे सिद्धांत क्या है, ठीक है, उसके पूरे सिद्धांत को हमने पढ़ा कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज कहाँ कहाँ किया जा रहा है ना। और इसमें जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 10th, चैप्टर नंबर 10th में हम बायोटेक का क्या करेंगे, उपयोग पढ़ेंगे। अब बायोटेक का उपयोग कहाँ कहाँ हो सकता है, तो आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्वास्थ्य में होता है, कृषि में होता है ना। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि बायोटेक का उपयोग एक तो हेल्थ में होता है, यानी कि स्वास्थ्य में होता है। दूसरा एग्रीकल्चर में होता है। बायोटेक का इस्तेमाल, उपयोग मेडिकल में भी हुआ है, ठीक है। हेल्थ और मेडिकल दोनों लगभग एक समान है। इसके अलावा उन्होंने पूछा है कि ये देखिए, अब हेल्थ में कैसे इसका इस्तेमाल हुआ है, तो बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके ही हमने नए नए टीके बनाए हैं, जो कि हमको क्या करते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र देते हैं, है ना। प्रतिरक्षा तंत्र देते हैं। हमने इंसुलिन बनाया है। इंसुलिन के बाद में हमने हार्मोन्स का उपयोग, हार्मोन का निर्माण किया हुआ है। बहुत सारे जो हार्मोन्स होते हैं उनका हमने क्या किया है, बायोटेक का इस्तेमाल करके ही हमने बनाया है। एग्रीकल्चर में हम लोग देखें तो हमने फर्टिलाइजर बनाए। फर्टिलाइजर का मतलब होता है उर्वरक, ठीक है, उर्वरक। फर्टिलाइजर बनाया हमने। हमने बीटी कपास बनाया हुआ है। हमने बीटी बैगन बनाया है ना। इसके अलावा हमने गोल्डन राइस बनाया हुआ है, सुनहरा चावल बनाया हुआ है। तो ये सारी क्या है, ये हमने एग्रीकल्चर में काम किया हुआ है। इसके अलावा हम लोगों ने कुछ पशु भी बनाए, जैसे कि एक भेड़ है, एक गाय है ना। ये डॉली भेड़ है और एक रोजी गाय भी हमने बनाई हुई है। अब क्या हो रहा है कि जो रोजी गाय हमने बनाई है, तो इसमें हमने क्या हुआ है कि एक कहना चाहिए कि जो प्रोटीन होना चाहिए, ये इसके प्रोटीन से संबंधित जो वांछित डीएनए था, हमने क्या किया, गाय के डीएनए में डाल दिया, और वो जो रोजी गाय थी उससे जो दूध प्राप्त हो रहा है, ठीक है, उसमें हमको एक प्रोटीन की मात्रा जो है वो कैसे मिल रही है, अधिक मिल रही है। तो ये हमारा क्या था, उत्पादन के हिसाब से बढ़ाया था हमने। मेडिकल फील्ड में भी जो है बायोटेक्नोलॉजी का यूज हुआ है, जैसे कि हम लोग बात करें तो यहाँ पर जीन थेरेपी हम लोग पढ़ते हैं। जीन थेरेपी में क्या हुआ है कि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के जो जीन है, अगर वो विकृत हो जाते हैं, तो हम अच्छे जीन से क्या करते हैं, अच्छे जीन से उसको बदल देते हैं, ठीक है। तो जीन थेरेपी हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है।
इसके अलावा अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव। अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव का मतलब होता है जिसमें जो लिविंग हो। तो इसमें हमने मतलब फसलें भी पढ़ ली और ट्रांसजेनिक जीव भी पढ़ लिए। ट्रांसजेनिक जीव में जैसे मैंने क्या बताया आपको, ट्रांसजेनिक जीव में डॉली भेड़ बताई थी और उसके बाद में रोजी गाय बताई थी। बीटी फसलों के अंदर हमने देखा कि हमने बीटी बैगन, बीटी कपास, है ना, बीटी सोयाबीन, मक्का, और इसके अलावा जो है हमने गोल्डन राइस इत्यादि की बात करी। बायोपायरेसी, बायो पेटेंट क्या होता है? अब जैसे कि ये बायोपायरेसी, बायो पेटेंट क्या होता है? जब कोई जब कोई खोज होती है, ठीक है, जब कोई खोज होती है तो उस खोज का श्रेय किसको दिया जाता है? उस खोजकर्ता को। ठीक है। अब ये जो खोज करता है, अब उसको श्रेय जाता है, तो वो क्या करता है? उस खोज को अपने नाम क्या कर लेता है? अपने नाम रजिस्टर कर लेता है। अब रजिस्टर कर लेता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि पेटेंट ले लेता है। ठीक है, पेटेंट ले लेता है, यानी कि इस खोज के ऊपर उस खोजकर्ता का ही अधिकार है, उसके ही सब कुछ है। अगर इस कोई अलग तरीके का जीव या कोई खोज अगर कोई दूसरा व्यक्ति करता है तो ये उसके अधिकारों का क्या उल्लंघन माना जाएगा। ठीक है। तो ये होती है उसकी खोज के बारे में, तो ये होता है पेटेंट। और पेटेंट होने के बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति जो है इसे चुरा ले, इसे चुरा ले, ठीक है, या इसका दुरुपयोग करे, ठीक है, तो दुरुपयोग करे, तो ये क्या कहलाता है? ये उसका कहलाता है बायो पायरेसी। क्या कहलाता है? बायो पायरेसी। तो इस चैप्टर में हम लोगों को केवल इतनी ही बातें पढ़ना है। इस तरीके से पूरा चैप्टर जो है हमारा समाप्त हो जाएगा, ये यूनिट हो जाएगी। हमारी जो लास्ट यूनिट बनती है चैप्टर नंबर इकाई नंबर 5, जिसमें कि 3 चैप्टर है ना, जीव एवं समष्टि और बायोडाइवर्सिटी और उसका कंजर्वेशन और इकोसिस्टम। तो इसको हम एक छोटे से शॉर्ट वीडियो के अंदर आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, और आप पढ़ते रहिए, सिलेबस को अच्छे तरीके से समझिए। थैंक यू सो मच।